हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यारथ। विद्यारथ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जो बच्चा चंडीगढ़ टीजीटी एसएसटी की तैयारी कर रहा है, उसके लिए क्लास स्पेशल डिजाइन की गई है। अगर कोई बच्चा साथ में हरियाणा का जो एस्टेट होता है, अगर उसकी तैयारी करता है, या फिर जो DSSB का एग्जाम हो रहा है अभी टीजीटी को लेकर एसएसटी में, तो वो इस क्लास को रेफर कर सकता है। शुरुआत करते हैं इंडियन पॉलिटी से। हमने कुछ क्लासेस इंडियन हिस्ट्री की भी डाली है, अब इंडियन पॉलिटी की भी शुरुआत करेंगे। साइड बाय साइड दोनों सब्जेक्ट साथ लेकर चलेंगे। आज शुरुआत करते हैं इंडियन पॉलिटी की। सबसे पहले जो संविधान है, संविधान की मांग कब आई? MN रॉय ने दी। कब दी? 1934 में। के बाद भारतीय संविधान की जो मांग थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी मान ली। INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जब 1935 का सेशन हो रहा था, अधिवेशन हो रहा था, तो वहां पर वो मान ली गई है। अब एक बात सामने निकल कर आती है कि ये सारी बातें चल रही थी, लेकिन जो ब्रिटिशर लोग थे वो संविधान बनाने के पक्ष में क्यों नहीं थे? क्योंकि उनको लगता था अगर हमने भारतीयों को संविधान दे दिया तो हमारा बहुत बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, ठीक है। और उसके चक्कर में वो सारी चीजें नहीं कर रहे, क्योंकि अब 1939 में जो दूसरा वर्ल्ड वॉर है वो भी शुरू हो चुका था। अब भारतीयों की मांग ये थी कि क्या हम इस वर्ल्ड वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करें, शायद इसके बदले हमें जो है इंडिपेंडेंस यानी आजादी मिल जाए। तो इस तरीके से बात चल रही थी, लेकिन वहां सबसे बड़ा मैटर आता है जो 1940 में अगस्त ऑफर लाया जाता है। अगस्त ऑफर, अगस्त ऑफर का नाम आपने 3 बार सुना होगा, यानी अगस्त से रिलेटेड 3 बातें आती हैं। 1970 में आता है अगस्त डिक्लेरेशन, 1940 में आता है अगस्त ऑफर, और 1942 में आता है अगस्त क्रांति। ये अगस्त जो क्रांति है, इसका दूसरा नाम क्विट इंडिया मूवमेंट भी रहा है। समझ में आया? लेकिन अब बात करेंगे कि अगस्त ऑफर क्या चीज है। जब अगस्त ऑफर की बात करेंगे हम, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो अगस्त ऑफर है वो क्यों लाया गया था। अगस्त ऑफर में यह बात की गई कि हम आपको आजादी दे देंगे, आपका संविधान बना देंगे, लेकिन बनवाएंगे जब भविष्य में आगे कभी। लेकिन अभी कोई गारंटी नहीं है कि आपका संविधान बना दिया जाएगा या इतने जल्दी आपको संविधान बनाकर दे देंगे, ऐसी कोई बातें नहीं चल रही थी। तो उसके चक्कर में इसको एक फेल्ड मूवमेंट कहा गया। जी, आप संविधान बनाने की बात कर रहे हो लेकिन कोई डेट नहीं रख। क्या मतलब क्या हुआ कि 1940 के अंदर अगस्त ऑफर आया और जो फेल्ड रहा। अब 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स, इस क्रिप्स मिशन में यह कहा गया है कि आपका संविधान बनवा देंगे, लेकिन वर्ल्ड वार सेकंड जब खत्म होगा तब बनवाएंगे, उससे पहले नहीं। क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वार जो चल रहा था वो 1939 से 1945 तक चल। सेकंड वर्ल्ड वार कब खत्म हुआ? 15 अगस्त 1945 की भी बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन समय आने पर बताऊंगा। तो ये सब बातें निकल कर आती हैं। उसके बाद आता है क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में ही, जिसको आप अगस्त क्रांति भी बोलते हो। अगस्त क्रांति, क्विट इंडिया मूवमेंट, डू और डाई का नारा दिया। एक चीज यहां पर समझना, हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आज पढ़ रहे हैं ताकि आपको सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमारा संविधान किस तरह से बना है। और ये सारी की सारी जो बातें हैं ये आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अब तक क्विट इंडिया मूवमेंट आ गया, लड़ाई छिड़ गई, लेकिन संविधान के ऊपर ऐसी कोई बात नहीं। और यहीं से बात शुरू होती है। वेवल्स प्लान आता है। वेवल्स प्लान, जिसको आप शिमला प्लान भी बोल सकते हो, शिमला डिक्लेरेशन भी बोल सकते हो। तो वेवल्स था वो उस समय का वॉइसरॉय हुआ करता था 1945 में। शिमला प्लान आया, इसने कहा कुछ पावर भारतीयों को दे दो, हिंदुओं को दे दो, कुछ मुस्लिम्स को दे दो, और कुछ जो पावर है वो अपने पास रख लो। इन संविधान के ऊपर कोई बात नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था।
उसके बाद 1946 के अंदर अगस्त के अंदर फिर से एक बार बात निकल कर आती है कि कैबिनेट मिशन प्लान। और ये कैबिनेट मिशन जो प्लान है ये कह देता है भारतीयों को कि आप अपना संविधान बना लो। तो यानी इतने सालों बाद, क्योंकि 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है और उस पार्टीशन ऑफ बंगाल में वहां से एक मूवमेंट शुरू होती है, स्वदेशी मूवमेंट। और 1906 का जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन चल रहा था तो वहां दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की सबसे पहले मांग की थी। स्वराज की मांग यानी हमारा देश, हमारा भारत। उस शब्द की जो मांग थी 1906 से शुरू होकर 1946, यानी 40 साल लग गए हमें अपनी आजादी को पाने के लिए, लेकिन आज तक हम आजाद नहीं हुए। उसके बीच भी जब ये स्वराज वर्ड आया तो ये स्वराज जो वर्ड है 1928 तक चला। 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक नेहरू रिपोर्ट तैयार की जाती है और उस नेहरू रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि हमें स्वराज चाहिए। जो स्वराज की मांग 1906 में पहली बार शुरू हुई थी, वही मांग 1928 में भी सेम मांग है, लेकिन पूर्णतः उस पर ध्यान ना देकर सिर्फ ये कहा गया हमें स्वराज चाहिए। लेकिन जब 1929 का एक लाहौर सेशन होता है और इस लाहौर सेशन में जो हमारे पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके द्वारा एक मांग उठाई जाती है कि हमें स्वराज नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और ये पूर्ण स्वराज जो है हम लेकर हटेंगे, ये बातें कही, यानी हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए अपना। ठीक है, ये सारी की सारी बातें चल रही थी। तब 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया तो हमारे दिल को एक तसल्ली बनी कि हाँ हमें आजादी मिल जाएगी। अब उसके आगे थोड़ा सा एक बार देखते हैं। जब 9 दिसंबर 1946 में जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बन जाती है, कैबिनेट मिशन प्लान का मतलब क्या था कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है वो बनवा दी जाएगी। अब उसके ऊपर कोई सवाल और जवाब नहीं खड़े होंगे। अब आपको अपना संविधान बनाने की पूरी आजादी है। ये बातें चल रही थी तो 11 दिसंबर को पहली बैठक होती है। सॉरी, यहाँ 9 दिसंबर को इस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में एक बात कही जाती कि सचिदानंद सिन्हा, एसपी सिन्हा जिसको आप शायद बोल सकते हो, वो आपके इसके टेम्पररी हेड होंगे। लेकिन जब 11 दिसंबर को आती है तो राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, उनको इस संविधान सभा का, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का हेड बना। 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया जाता है और ये वही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है तो आज हम प्रियम्बल के नाम से जाने जाते हैं। और वो प्रियम्बल ये बताता है कि आपके संविधान के अंदर किस तरीके की बातें हैं, यानी जिस जैसे एक आइडेंटिटी कार्ड होता है कि ये पर्टिकुलर बंदा कौन है, इसके माता पिता का नाम क्या है, ये कहाँ के रहने वाला है, इसका मोबाइल नंबर क्या है, XYZ जो भी जानकारी उस आइडेंटिटी कार्ड में होती है वो लगभग सारी की सारी जानकारी उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन या फिर प्रियम्बल के अंदर लिखी। 22 जनवरी 1947 को वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो लाया गया था वो पास कर दिया जाता है। अब हमारे पास एक नई असेंबली बनेगी, जैसे एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाती है, ड्राफ्टिंग कमेटी। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हुआ करते थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस ऑब्जेक्टिव जो रिजोल्यूशन लाया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पर काम किया और एक नया संविधान भारत के लिए तैयार किया। तो संविधान मेकर भी कहा जाता है, संविधान निर्माता भी कहा जाता है। 2 साल 11 महीने 18 दिन इतना समय लग गया उनको भारत का संविधान तैयार करने में। लेकिन उसके अंदर छोटी छोटी गलतियों के कारण
या फिर आप कह सकते हो कि उस समय इतनी जानकारी ना होते हुए कि भविष्य में क्या हो सकता है, तो उसके लगातार अमेंडमेंट यानी संशोधन देखने को। सबसे पहला संशोधन हुआ था 1951 में, और उस समय एक बात कही गई थी कि कितने दिन हुए हैं कि तुम्हें अपना संविधान बनाए हुए, कि पहला संविधान संशोधन 1951 में ही, जबकि हमारा जो देश आजाद हुआ वो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः आजाद हुआ। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले यहां पर कि 15 अगस्त 1947 को क्या हम आजाद हो गए? हम आजाद का थप्पा लग गया था, लेकिन पूर्णतः आजाद नहीं। अब हमारे पास ऐसा संविधान नहीं। जब आप किसी पर्टिकुलर वर्ड की डेफिनेशन देखोगे तो वहां एक नेशन डेफिनेशन, व्हाट इज ए नेशन और व्हाट इज ए स्टेट, क्या फर्क? एनसीईआरटी की बुक निकाल कर देखोगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि क्या फर्क है। नेशन एक बात कहता है किसी पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए, उसके अंदर पॉपुलेशन होने चाहिए और उसके अंदर कुछ रूल्स और रेगुलेशन। इसकी वजह से 15 अगस्त 1947 को हमें डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन यानी हम अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, लेकिन जो ऊपर का जो हाथ है वो आज भी, मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले, यानी इन 2 से 2.5 साल 3 साल जितना भी समय है ये, के बीच में ब्रिटिश राज रहा। यानी जो वहां का जो क्राउन था, ब्रिटिश लोग थे जो क्राउन थे, वो इंडिया को कहीं ना कहीं ट्रेट कर रहे थे। ये सारी बातें निकल कर आती, और 26 नवंबर 1949 को हमारा कुछ पार्ट संविधान का लागू कर दिया गया, लेकिन पूर्णतः लागू कब हुआ? 26 जनवरी 19। ये एक छोटा सा आउटले है, इस तरीके से हमारा देश बना। और जब हमारा संविधान जब बन रहा था, यानी इंडियन पॉलिटी को हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो वहां पर कुछ आउटलाइन थोड़ा सा और आगे, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिले तो उसके अंदर आपको ये ना लगे कि क्या चीजें चल रही। अब इंडियन पॉलिटी में जब भारतीय संविधान की बात आती है तो वहां आपको 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल मिलेंगे और 22 पार्ट मिलेंगे। अब ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे संविधान संशोधन होते गए तो उसी तरीके से ये जो आर्टिकल है, जो अनुच्छेद है, 470 हो गए, जो शेड्यूल है वो 8 से 12 हो गए, और भाई जो पार्ट है वो 20 से 25। सबसे पहले शेड्यूल्स को देखेंगे, उसके बाद पार्ट को देखेंगे, देन उसके बाद आर्टिकल्स को देखेंगे, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग रहे सब्जेक्ट की। तो बच्चा पीजीटी की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। अब बात करते हैं शेड्यूल्स की। पहला संविधान संशोधन 1951 में 9वां शेड्यूल ऐड कर दिया। शेड्यूल वो पार्ट है जो पर्टिकुलर किसी नाम से हमें रिप्रेजेंट करता है, यानी जो वो इंपॉर्टेंट पार्ट जहां संविधान के अंदर उसका डायरेक्टली कोई नहीं है, वो एक इस तरीके से काम करता है कि चैप्टर आपके यहाँ। अब बात करते हैं जो नोवा शेड्यूल ऐड किया गया वो था लैंड रिफॉर्म्स, और जो लैंड रिफॉर्म्स लाए गए उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था हमें जो कानून है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है, से अपने कानून को बचाना। सुप्रीम कोर्ट के पास यह पावर है कि आपका जो लॉ बनाया गया है उसको हटा देगी। तो ऐसा कुछ लूप होल्स एक तैयार किया गया। उस समय तो इसको लूप होल्स नहीं किया गया, लेकिन समय के साथ इसका नाम जो 9th शेड्यूल है उसको लूप होल्स में नाम बदल दिया गया। नहीं, ऐसा लिखा नहीं हुआ है कि नोवा शेड्यूल लूप होल है, लेकिन अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ जा रहा है तो उसको इस शेड्यूल में ऐड कर दिया जाता है, और कहीं ना कहीं वो सुप्रीम कोर्ट यानी जो लॉ है उससे बचाने। उसके बाद बात करते हैं 10वां शेड्यूल। 10वां शेड्यूल लाया गया 52वां संविधान संशोधन 19 में। क्या गया था? एक एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। एंटी डिफेक्शन
एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या चीज है कि जो एक आयाराम गयाराम हरियाणा का एक एमएलए था, उसने एक दिन में 3 पार्टियां बदली और 3 सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। और इस एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब क्या है कि अगर कोई एमएलए या फिर एमपी एक पार्टी से जीत जाता है तो वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं, हाँ, कोई एमएलए बीजेपी से जीतकर इंडियन नेशनल कांग्रेस में नहीं जा सकता, इंडियन नेशनल कांग्रेस से जीतकर बीजेपी, ये कंसेप्ट के बाद 11वां शेड्यूल, सारी चीजें मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि आपको थोड़ी सी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल जाए और एक ओवरव्यू सब्जेक्ट का मिल जाए। 11वां शेड्यूल पंचायत के लिए ऐड किया गया। 73वां संविधान संशोधन था 1992 की, टीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट, और उसी के साथ साथ 12वां भी से अगला ही संविधान संशोधन है 92 में, 73वां संविधान संशोधन जो म्युनिसिपैलिटीज के काम करता है, यानी ये शहर के विकास के लिए काम करेगा, ये ग्राम जो गांव के जो लोग हैं के विकास के लिए। ये पर्टिकुलर शेड्यूल्स जो है वो ऐड किए गए। अब इसके बाद हम संविधान के अंदर क्या क्या चीजें हैं और वो जो प्रेम्बल्स के वर्ड है, लिबर्टी क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी, फैटर्निटी, इंटीग्रिटी, इन सब वर्ड्स का क्या मतलब है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर आपसे चंडीगढ़ जो टीजीटी एसएसटी का एग्जाम है वहां पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और जो एचटेट का एग्जाम है तो वहां भी कई बार वर्ड्स पे किए जाते हैं। तो इस क्लास को बहुत ध्यान से आप स्टडी करना ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर बढ़े। जब तक आप सब्जेक्ट पर कवर नहीं करोगे, क्योंकि जब चंडीगढ़ की बात आती है, चंडीगढ़ के अंदर 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है और 100 मार्क्स का सब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है भाई, ठीक है, और उसके अंदर 12-12 नंबर के कंप्यूटर है, 12 नंबर का मैथ है, तो वो मायने नहीं रखता, मायने जो रखेगा वो सब्जेक्ट रखेगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू विद्यारथ। विद्यारथ के चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।